चलिए नमस्कार, प्रणाम। मैं शशांक और साहिल आप सभी का स्वागत करते हैं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी व्यू पर। तो दोस्तों, जैसा कि आज हमारे जो गेस्ट हैं, इनका नाम है मिस्टर प्रशांत राजगौड़ जी। और इनके कम से कम 4 से 5 जो सरकारी एग्जाम्स होते हैं, जिनकी बात करें अगर उसमें मैं बात करूं आपसे, तो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम, एसएससी जीडी का, एसएससी फेज 9, सब ग्रुप 2-4 का एग्जाम जो व्यापक कंडक्ट कराता है, वो सारे एग्जाम इनके क्रैक हैं। कुछ एग्जाम हैं जिनकी मेरिट लिस्ट आना बाकी है और इनका सिलेक्शन लगभग तय ही है। तो आइए जानते हैं इनसे कि इनकी क्या स्ट्रेटजी रही थी, क्या इन्होंने बुक लिस्ट फॉलो करी और क्या इनकी जर्नी रही है। तो पूरे डिटेल में कवर करते हैं और आप लोग को एक एक चीज बताएंगे कि कैसे तैयारी करनी चाहिए और क्या रणनीति रहनी चाहिए एग्जाम की। तो आइए जानते हैं सर से। तो सर, अपना एक पहले छोटा सा एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम प्रशांत राजगौड़ है। मैं दमोह जिले का निवासी हूँ। मैं सिविल वार्ड नंबर 4 में रहता हूँ और मेरे पिताजी एक गवर्नमेंट सर्वेंट हैं जो कि सरकारी अस्पताल में हैं, जो कि कंपाउंडर के पद पे हैं, और मेरी माता जो कि हाउस वाइफ। तो सर, आपका जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वो कैसा है? मतलब आपने स्कूलिंग कहाँ से करी, आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से किया है, वो थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए। मेरे 12th थी जो मैंने 2017 में कर ली थी, और मैंने दमोह से ही की थी। दमोह अपने जिले से, वहाँ से एक हटा है जहाँ पे मेरे पापा जी पदस्थ हैं। जी जी। तो मैंने वहीं से की थी। और उसके बाद मैं 2018 में मैंने स्टेनो का एक कोर्स किया था जो कि आईटीआई से होता है, 1 साल का डिप्लोमा रहता है, वो किया था। और क्योंकि ग्रेजुएशन रेगुलर हो नहीं सकती उसके साथ में, इसलिए मैंने 2019 में ग्रेजुएशन के लिए सागर में स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। मैं बीएससी से मैथ से और ग्रेजुएट हूँ। तो कुल मिला के आपने बीएससी से ग्रेजुएशन किया और आपका स्टेनो भी है जो पास आउट है स्टेनो से। तो सर, इतने सारे एग्जाम्स आपने क्रैक किए हैं, तो क्या आपको मोटिवेशन रहा कि मैं इस एग्जाम को इस एग्जाम का मैंने फॉर्म भरा और इस एग्जाम को मैंने क्रैक किया, तो क्या चीज़ आपको मोटिवेट करती थी हमेशा? जैसा कि मेरे पिताजी एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे, ज़्यादा बड़ी नौकरी नहीं है लेकिन छोटी सी। मैं एक सामान्य वर्ग से आता हूँ, सामान्य परिवार से आता हूँ। तो मैंने देखा कि कुछ ज़रूरतें रहती हैं जिनको एक सरकारी नौकरी ही पूरा कर सकती है, बिना उसके हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मेरे अंदर एक लगन थी कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं अपने पिताजी के जैसे और भी उनसे ज़्यादा बड़े पद पे जाना चाहता हूँ। तो इस चीज़ को देखते हुए मैंने सरकारी तैयारी करने के लिए मैं यहाँ पे आया। मैंने ग्रेजुएशन की, उसके बाद मैंने तैयारी चालू कर दी थी। तो आपने ये जो तैयारी करना स्टार्ट किया था, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन आपने स्टार्ट करी है, तो आपने कब से सोचा था कि आपने सोच लिया था कि मेरे को 12th के बाद ही तैयारी करनी है, या कॉलेज में आके आपने सोचा? तब आपको लगा कि हाँ, मुझे इसकी तैयारी अब एक जो है प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर वे में स्टार्ट करनी चाहिए? जैसे कि मुझे लोगों ने, मुझसे जो बड़े थे, भैया लोग या चाचा जी लोग या परिवार के जितने भी सदस्य थे जो पहले से जॉब में थे, उनने ही मुझे सलाह दी थी कि ऐसा करिए, आप पहले नंबर सबसे पहले प्राइवेट बीएससी कर लीजिए जी। तो मैंने जो बीएससी की थी ग्रेजुएशन के लिए, वो मैंने प्राइवेट से की थी, मैंने रेगुलर नहीं की। 12th के बाद ही मैंने 1 साल का सबसे पहले नंबर आईटीआई की थी स्टेनो के साथ में, तो पूरा समय उसमें दिया। जैसे ही मेरी आईटीआई खत्म हुई, फिर मैंने 2019 से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया था कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए। ओके। तो जैसे सबसे पहले आपने जो एग्जाम दिया वो कौन सा दिया था? जो गवर्नमेंट एग्जाम आपका क्रैक हुआ, सबसे पहले आपने कौन सा फॉर्म फिल किया था? सबसे पहले मेरा जो एग्जाम हुआ था वो मेरा व्यापम का था, सब ग्रुप 2nd और 4th वाला। ओके। तो वो आपका क्लियर हो गया था उस टाइम? हाँ, उस टाइम क्लियर हो चुका था। और उसके बाद फिर आपने सब चीज करते गए? हाँ, उसके बाद मैंने फिर एमपी पुलिस का भी दिया था, फिर एसएससी जीडी कांस्टेबल के दिया था, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का दिया था, और जेल प्रहरी का भी हुआ था। सेकंड बार मैंने जेल प्रहरी का भी दिया था, तो उसमें भी सिलेक्शन हो गया था, लेकिन कुछ फिजिकल के कारण, अनफिट होने के कारण मेरा सिलेक्शन वहाँ पर रुक गया था। ओके। तो जैसे प्रशांत सर, अगर मैं आपसे बात करूं, तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर हम प्राइवेट अगर कोई ग्रेजुएशन कोर्स करते हैं तो हम सरकारी नौकरी के जो फॉर्म्स रहते हैं वो फिल नहीं कर सकते। तो एक बार इसमें पूरी क्लैरिटी बता दीजिए, क्योंकि आपने खुद, आपको लोगों से गाइडेंस मिली थी कि प्राइवेट कर लो, ये सब चीजें। तो आप एक बार उसको सही कर दीजिए, लोगों के मन की जो बात है। जैसे कि हाँ, ये कई लोगों के मन में रहता है कि 12th के बाद हमें आना चाहिए एग्जाम में, कि ग्रेजुएशन करना चाहिए उसके बाद एग्जाम में आना चाहिए। तो इसके लिए ये रहता है कि जो 12th बेस पे जो वैकेंसी निकलती है, जैसे ग्रुप सी की होगी, ग्रुप डी की लिए होगी, तो इसके लिए रहता है। लेकिन इसमें भी अपन को पार्टिसिपेट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले हमारी ग्रेजुएशन हो जाए उसके बाद ही हमें तैयारी करनी चाहिए। तो मैंने 12th के बाद भी जो एग्जाम होते हैं ग्रुप सी के लिए और डी के लिए, मैंने उनके लिए भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। मैं इसके लिए नहीं रोका कि मेरी ग्रेजुएशन पहले हो जाए और उसके बाद मैं तैयारी करने के लिए आऊंगा।
तो जैसे अगर बात करें तो आपको थोड़ा बहुत अगर कुछ याद हो कि आपने कौन-कौन सी बुक्स फ़ॉलो करी थी, आपकी बुक लिस्ट क्या थी? अगर आप कुछ बता सकें कि ये बुक्स जो हैं पर्टिकुलर इस एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा अच्छी हों या कुछ अगर बुक्स अगर आप रिव्यू करना चाहें, बताना चाहें कि जिससे और बच्चों की हेल्प हो सकती है कि वो इस अगर पर्टिकुलर बुक्स को पढ़ते हैं, तो शायद उनके एग्ज़ाम में कुछ हेल्प हो? जैसे कि मैं सबसे पहले जब मैं आया था यहाँ पे, तो सबसे पहले मैं एसएससी की तैयारी करने के लिए आया था। तो एसएससी में तो वो इंग्लिश भी रहती है, जी। मैथ भी रहती है, रीजनिंग भी रहती है और अपना पूरा जीएस का सिलेबस रहता है। तो जैसा कि जो इंग्लिश सब्जेक्ट है, उसके लिए मुझे सब लोगों ने बताया था कि पैरामाउंट जो इंग्लिश कोचिंग मतलब बुक रहती है, वही सबसे बढ़िया रहती है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने पूरी इंग्लिश तैयार की, उसकी पूरी तैयारी की। फिर मैथ्स के लिए मैंने एक सबसे पहले मैं बुक ली थी किरण की। जी। फिर उसके बाद मैंने किरण भी सॉल्व की। फिर उसके बाद मैंने एक शारदा की बुक ली थी, उसको भी पूरा हल किया। फिर उसके बाद कुछ लोगों ने बताया कि आर.एस. अग्रवाल है ना, उससे कुछ ज्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो मैंने आर.एस. अग्रवाल का जो बेसिक वाली बुक रहती है, छोटी वाली, मैंने उसको कंप्लीट किया। और ये सब तीनों करने के बाद फिर आर.एस. अग्रवाल की मैंने एडवांस मैथ्स की बुक भी पूरी सॉल्व की है। और जीएस के लिए तो आप जैसे जानते ही होंगे कि जीएस के लिए पढ़ नहीं सकते कि कहाँ से जीएस आने वाला है, कहाँ से नहीं आने वाला है। तो उसके लिए मैं पढ़ते गया, हर एक नोट्स लिए मैंने, नेट पे भी खोजा, यूट्यूब पे भी पढ़ा, बुक्स भी पढ़ी, कॉमिक्स भी ली, न्यूज़पेपर में भी देखा। ये सब मैंने इसके अकॉर्डिंग तैयारी की थी। और जैसे कि आप जानते हैं कि करंट अफेयर्स, जी। उसके लिए तो आप न्यूज़पेपर ही डेली लीजिए और आप फोन में भी अपने नेट पे देख सकते हैं कि डेली न्यूज़ क्या है, अपडेट्स क्या है, सरकारी अपडेट्स हो गई या बिजनेस से लेके हो गई या देश विदेश, सबकी मैंने करंट अफेयर्स से ही पढ़ा है। और करंट अफेयर्स भी ऐसे एग्जाम में आते हैं कि आपको डेली अवेयर रहना पड़ता है कि आज क्या चल रहा है, इस महीने क्या हुआ, इस साल क्या होने वाला है और आगे क्या होगा। तो उसके लिए मैंने करंट अफेयर्स भी डेली ही पढ़े थे। जी। तो प्रशांत सर अगर बात करें कि आपने पूरी स्टडी जो सेल्फ करी है क्या? हाँ सर, मैंने पूरी स्टडी सेल्फ से की थी। सेल्फ। कभी भी कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी, मैं सेल्फ से ही घर पे ही पढ़ता था। जी। तो अगर बात करें तो बहुत सारे लोग के मन में ये मिथ रहती है कि हमें 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 18 घंटे पढ़ना पड़ेगा। तो आप कितने घंटे पढ़ते थे और उन बच्चों को क्या आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे कि हाँ, अगर इतने घंटे की मिनिमम स्टडी हो तो आप अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं या फुल टाइम जॉब करते हैं क्योंकि उनकी पारिवारिक स्थिति वैसी नहीं है। तो इस मिथ को अगर आप थोड़ा-सा क्लियर करना चाहें? जैसा कि मैं टोटली फ्री था, मैंने ग्रेजुएशन प्राइवेट किया है, तो इस वजह से मुझे कॉलेज जाना नहीं पड़ता था ज़्यादा, कभी-कभी मैं कॉलेज जाता था। तो उसको देखते हुए ऐसा कुछ काम भी नहीं रहता था, तो मैं पूरे दिन फ्री रहता था। तो मैं सुबह उठता था, फिर मैं 7 बजे तक मैं सो के उठ जाता था। जी। 8 बजे से मैं पढ़ना स्टार्ट करता था, 8 से 9, 10, 11, 3 घंटे में पढ़ता था। फिर 11 बजे के बाद मैं नहाता था, खाना खाता था, फिर उसके बाद 1 घंटे का रेस्ट लेके 1 बजे से मैं फिर से पढ़ना चालू करता था। तो 1 से 3 बजे तक फिर पढ़ता था, 1 घंटे का फिर से गैप लेता था। फिर उसके बाद मैं थोड़ा घूमता-फिरता था या जो भी है, जैसे न्यूज़ वगैरह देखना या गाने वगैरह सुनना, तो उस पे मैं ज़्यादा फोकस करता था। फिर उसके बाद मैं 7 बजे के बाद मैं फिर से पढ़ना स्टार्ट करता था, खाना खाने के बाद मैं पढ़ना स्टार्ट करता था। तो जैसे ही मैं पढ़ने के लिए बैठता था, फिर उसके बाद 4 से 5 घंटे रेगुलर पढ़ता था और मैं 12 बजे तक नॉर्मल सो ही जाता था क्योंकि मुझे सुबह से उठना भी पड़ता था। 6 बजे 7 बजे मैं उठ ही जाता था। 6 बजे से मैं उठता था, 1 घंटे के लिए घूमने के लिए भी जाता था। फिर मैं ऐसा करता था कि 7 बजे तक मैं घर आके पढ़ने के लिए बैठ ही जाऊँ। तो ऐसा कुछ ये नहीं है कि आपको 12 घंटे पढ़ना चाहिए, 10 घंटे पढ़ना चाहिए, मैंने तो ऐसा कभी नहीं पढ़ा है। मेरे अकॉर्डिंग यदि मैं अपने अनुभव के हिसाब से बताऊँ, तो जब आपको समय मिले, तब आपको पढ़ना चाहिए, जब आपका मन लगे तब आपको पढ़ना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग या मेरे हिसाब से 6 से 7 घंटे तो आपको डेली पढ़ना ही चाहिए। डेली पढ़ना चाहिए आपको 6 से 7 घंटे। जी। तो प्रशांत सर अगर आपसे मैं एक चीज़ पूछूं कि बहुत सारे बच्चे ये भी सोचते हैं, जैसे आपने बताया कि आपने सेल्फ स्टडी करी है, लेकिन अभी भी लोगों के मन में रहता है कि अगर हम कोचिंग नहीं करेंगे तो हमें शायद वो सारे क्वेश्चंस ना मिल पाए, वो सारा मटेरियल ना मिल पाए जो हर एग्जाम में आने के लिए शायद महत्वपूर्ण होता है। तो आपने तो सेल्फ स्टडी करी, आपके एग्जाम निकले। अब इसमें बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि आप तो कुछ नहीं करते थे काम, आपके पास पूरा टाइम फ्री था, तो आप अच्छी खासी अपने स्टडी कर ली। तो क्या कोचिंग इतनी ज़रूरी होती है वाकई कि अगर हम कोचिंग जाएंगे तभी हमारा एग्जाम निकले? तो मैं, जैसा कि मैंने बताया कि मेरे जो परिवार के बड़े भैया लोग हैं या मेरी फैमिली के जो हैं, उन लोगों ने मुझे पहले से ही गाइड किया था। जी। तो मुझे 12th के बाद ही पूरा गाइड मिला है कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है। तो मुझे कोचिंग के लिए भी उन लोगों ने बताया था कि यदि आपका मन हो तो आप एक बार कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए या फिर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। जी। तो उसके अनुसार मैं कोचिंग कहीं नहीं गया। मैंने देखा कि ऐसे ऐसे एग्जाम है आते हैं, ऐसा ऐसा लेवल एग्जाम का, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसके लिए यदि मैं बुक भी पढ़ता हूँ या सेल्फ से पढ़ता हूँ तो मुझे कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है। तो मैं नहीं गया,
लेकिन कुछ स्टूडेंट रहते हैं जो 12th के बाद थोड़ी नर्वस हो जाते हैं कि मुझे कोचिंग ही करना है, जी। तो उनको कोई बताने वाला भी नहीं होता है। तो उनके लिए यदि कोई बताने वाला नहीं है तो एक बार कोचिंग जाएं, वहाँ पे समझें, और एक बार आप देख भी सकते हैं कि कोचिंग में कैसी पढ़ाई हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। जी। तो जैसे कि आप लोगों ने जाना कि सर के ने कितनी मेहनत करी थी और सर के इतने सारे एग्जाम जो हैं वो क्रैक हुए हैं और ज़्यादातर एग्जाम प्रथम प्रयास में ही आपने क्लियर करे हैं। हाँ, फर्स्ट ही बार में मैंने हर ही एग्जाम निकाले हैं। कुछ एग्जाम हैं जो बड़े एग्जाम हैं जिनके लिए काफ़ी तैयारी चाहिए होती है, उस लायक मैं खुद बोलता मैं भी योग्य नहीं हूँ। जिस दिन मैं हो जाऊँगा उनको भी क्रैक करूँगा, और हो सकता है मौका भी आने वाले समय में मिले तो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन जितने भी अभी मैंने एग्जाम दिए हैं ना, उसमें मुझे सफलता मिली है। जी। तो जैसे कि सर के जितने भी एग्जाम बात कर लें, मैक्सिमम एग्जाम जो है सर के प्रथम प्रयास में ही निकले हैं, तो ये बहुत सारे लोग के साथ नहीं हो पाता है और इनके लगातार एग्जाम जो भी इन्होंने दिए हैं वो प्रथम प्रयास में ही निकले हैं, और सबसे मेन बात कि विदाउट कोचिंग निकले हैं, सेल्फ स्टडी से निकले हैं। तो आप लोग भी ये सब चीज़ें कर सकते हो और जैसी इनकी स्ट्रेटजी थी वैसे आप फॉलो कर सकते हो, क्योंकि सबकी स्ट्रेटजी सेम भी नहीं होती है, लेकिन थोड़े बहुत टिप्स इनके अगर इंटरव्यू से अगर आप सीख लोगे तो शायद आपके एग्जाम में वो फायदा कर जाए। तो सर एक लास्ट टिप बता दीजिए बच्चों की कैसे उनको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि वैकेंसी क्या है, बहुत टाइम हो जाता है हमारे में मध्य प्रदेश में, तो बहुत ज़्यादा लंबा समय बीत जाता है, बच्चे डीमोटिवेट भी हो जाते हैं। तो आपका क्या उनको एक लास्ट टिप रहेगी कि वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहें? जैसा कि आपके परिवार में भी बहुत सारे लोग पढ़ रहे होंगे और जॉब में भी होंगे, तो उनसे एक बार ये जरूर पूछ लें कि हमको किस तरीके से तैयारी करनी है या किस तरीके से तैयारी नहीं करनी है। आप बढ़िया प्रॉपर तरीके से अच्छा ग्रेजुएशन करने के लिए कॉलेज देखें, उसमें आप एडमिशन लें, उसके साथ भी आप कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं यदि आपका मन हो तो। बढ़िया कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कीजिए, उसके साथ आप ग्रेजुएशन भी कीजिए, कोचिंग के लिए पर्याप्त समय दीजिए, घर पे भी उतना पढ़िए जितना आप कोचिंग में पढ़ के आते हैं। वो पूरे रात में भी पढ़ सकते हैं या दिन में भी पढ़ सकते हैं, या जब भी आपको समय मिले, ऐसा 2 या 3 घंटे का तो ऐसा आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मिनिमम यदि आप बैठ रहे हैं तो 3 से 4 घंटे आपको पढ़ना ही चाहिए डेली, मतलब रेगुलर पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आधे घंटे पढ़ रहे हैं फिर आधे घंटे घूम रहे हैं, ऐसा आपको पढ़ना चाहिए। और एक प्रॉपर गाइड होना चाहिए कि हमें करना क्या है, किस एग्जाम के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, कैसी हम बुक्स पढ़ रहे हैं और कैसे हम टीचर वगैरह ले रहे हैं और किस तरह से हम पढ़ रहे हैं। तो वो सब आपको पहले से ही पता होना जरूरी है, क्योंकि यदि ये सब बातें नहीं रहती है ना तो अपन को समय ज़्यादा लग जाता है एग्जाम्स क्रैक करने में, उसको समझने में, उसके पैटर्न जानने में, और अपन कंफ्यूज भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। जी। इस वजह से अपन को पहले से पता कर लेना चाहिए कि हम किस एग्जाम के लिए किस लेवल के तरीके से पढ़ रहे हैं और कैसा हमारे लिए कितने घंटे पढ़ना है। वो एक छात्र को खुद ही समझ में आ जाता है कि मैं इस एग्जाम के लिए इतना पढ़ूंगा तो मैं इस चीज़ को क्वालिफाइड कर जाऊंगा। सो सर ने जो फाइनली जो टिप्स दी हैं वो काफ़ी अच्छी टिप हैं, और अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो तो मैं गारंटी लेता हूँ, और सर के अनुभव जो आपको बता रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम जो है, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो, अगर अपनी थोड़ी थोड़ी आदतें आप सुधार लेते हो तो निश्चित तौर से ही आपका एग्ज़ाम जो है वो बहुत जल्दी ही क्रैक हो जाएगा, और ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं रहेगा जो शायद आपका ना बचे। तो सर थैंक यू सो मच कि आपने इतना अपना एक्सपीरियंस हमारे जो टीम है उनके साथ पूरा शेयर किया, और आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेस जो आपके एग्ज़ाम से जिनकी मेरिट लिस्ट आने वाली है उसमें हम लोग की पूरी आपको शुभकामनाएं हैं कि आपका जो भी चयन हो उसमें जल्दी जल्दी हो जाए। चलिए, तो ये था प्रशांत सर का पूरा इंटरव्यू, और आई होप आप लोग को इस इंटरव्यू से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और उन बच्चों के साथ जरूर शेयर करना जो कि गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन जरूर कर रहे हो, उनके साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरह के इंटरव्यूज आते रहेंगे। सो जय हिंद, जय भारत। Have the strangest feeling